हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 24 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था वांगजी और वुशियान के लिए एक अलग से महल का इंतज़ाम किया गया है और आज उनके शादी की पहली रात है। एम्परर अपनी जीप के ज़रिए वांगजी को तैयार कर रहे थे और वांगजी ऐसी कुछ आवाज़ें निकाल रहा था जैसी उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। एम्परर वांगजी को एक पल के लिए भी आराम नहीं दे रहे थे। जब भी उन्हें सांस लेनी होती थी, उनकी जीभ तभी भी वांगजी को कहीं न कहीं छेड़ती रहती थी और वांगजी बस चिल्लाए जा रहा था। पैरों के ज़रिए अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर एम्परर के पकड़ से छूट पाना इतना आसान कहाँ। पर जब उससे बिल्कुल भी सहा नहीं गया, उसने एक जोर की लात मारी। इस बात पर एम्परर ने ऐसी आवाज़ की जैसे उनके काम को बीच में किसी ने टोका हो और उन्होंने वांगजी को घुटनों से पकड़कर फिर से इतने ज़ोर से मोड़ा कि उसके पैर अब उसके कंधों से भी पीछे चले गए। वो इतनी बुरी तरह से मुड़ चुका था कि अब उसका सारा भार उसके खुद के कंधों पर था और उसका सबसे नाजुक भाग आज पूरा खुला होकर उसके हस्बैंड के आनंद में उनकी सेवा में हाजिर था। वांगजी ने फिर से चिल्लाना चाहा, पर उसकी मुड़ी हुई गर्दन ने उसके सारे आवाज़ों पर बंदिशें लगा दी और अब कहीं जाकर एम्परर खुश हुए। सानर, तुम्हें कितनी बारीकी से बनाया गया है। एम्परर वांगजी को परत दर परत छूते हुए, सब करते हुए उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे और वांगजी बस पलकें झपका रहा था। एम्परर के शब्द उसके दिमाग तक बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे थे। उसका पूरा शरीर और मन चरम सुख की तरफ जा रहा था। अगले ही पल वो जोर से चिल्लाया। वो अपने अंत तक पहुंच गया था, पर अभी ये अंत कहाँ था। एम्परर अभी भी उससे अलग नहीं हुए थे। उनका काम तो जारी ही था। वांगजी को जितनी भी थोड़ी बहुत सुध आई, वो डरने लगा कहीं वो इस सब से बेहोश न हो जाए। वो चरम सुख से उतरने का नाम नहीं ले रहा था और दूसरी तरफ उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ अभी टूट जाएंगे। और आखिरकार एम्परर उससे अलग हुए सांस लेने के लिए। वांगजी को पूरी तरह से खाली करने के बाद अगर वो इतना ज़्यादा थका नहीं होता तो शायद ये सब कभी ख़त्म ही नहीं होता। अब जाकर वांगजी अपने हस्बैंड के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो पूरा गीला हो चुका था। उसे अभी भी कुछ बूंदें टपक रही थी। आखिरकार उसके पैर भी खुल गए थे और वांगजी बेड पर पूरी तरह से गिर गया था। हाथ और पैर सुन्न हो चुके थे। गहरी सांसें ले रहा था और बहुत बुरी तरह से कांप रहा था और उससे भी बुरी तरह से कांप रहा था उसका वो नाजुक भाग जिसे बहुत बारीकी से तराशा गया है, ऐसा उसके हस्बैंड का कहना था। पर उसे कुछ सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। उसके हस्बैंड ने उससे पहले ही उसे पलटा दिया। वांगजी को सांस लेने तक का समय नहीं मिला। उससे पहले ही उसकी कमर ऊपर उठा दी गई थी। वैसे उसे इतनी अच्छी तरह से तैयार कर दिया गया था कि उसे दर्द तो नहीं होने वाला था। फिर भी वो बहुत बुरी तरह से चौंक गया था, क्योंकि उसके हस्बैंड ने कुछ आगे कहा ही नहीं, सीधा वो उसके अंदर आ गए। और इतनी अच्छी तरह से तैयार करने के बावजूद भी वांगजी बहुत ज़ोर से चिल्लाया, क्योंकि वो अपने लिमिट्स तक पहुंच चुका था। एक और पल बिल्कुल शांति छाई रही। एम्परर लगातार आगे बढ़ते ही गए और वांगजी को अपने वोम तक सब कुछ महसूस होने लगा। कुछ और सांसें एम्परर ने इंतज़ार किया और फिर उन्होंने एक हाथ से वांगजी के कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ से वांगजी के हाथ उसके सर के ऊपर पकड़ लिए। वांगजी ने आज़ाद होने की, मना करने की बड़ी कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसे हार माननी ही पड़ी। पहले से ही वो इतना कोमल था, पहले से ही वो इतना नाजुक था, ऊपर से अभी अभी चरम सुख की वजह से वो और भी कोमल बन गया था। पर एम्परर ने उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। उल्टा उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत की
और अब वांगशी ने भी खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। जाने में ही वो एम्परर के प्राइड पर अपनी पकड़ और कसने लगा, पर अभी तक एम्परर का शरीर उससे टच नहीं हुआ था। इसका मतलब एम्परर अभी तक पूरी तरह से अंदर नहीं आए थे। वांगशी बहुत बुरी तरह से कांप गया। फिर से एक बार अपनी पकड़ कसने लगा, जैसे कि वो और आगे बढ़ने के लिए मना ही कर रहा हो। पर इससे तो एम्परर और भी तैश में आ गए। वो आवाज़ें करते हुए अपनी पकड़ और मजबूत करने लगे और अंदर जाने लगे। और अब वांगशी कांपते हुए आवाज़ें करने लगा। एम्परर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे महसूस हो रहा है, ग्रहण नज़दीक आ रहा है। फिर उन्होंने वांगशी के कंधे पर अपना मास्क से ढका माथा रखते हुए कहा, क्या तुम तैयार हो? वांगशी, जो लगभग बेहोशी की कगार पर था, उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला और बस हाँ में सर हिलाया। और जैसे ही एम्परर ने अपना काम शुरू किया, एक लय बनाई, वांगशी हर बार अपनी कमर उठाने लगा। वैसे तो वो चाहता था वो बस लेटा रहे और एम्परर को सारा काम करने दे, पर ऐसे तो उनका मिलन एक तरफा होता ना। इस मिलन को वांगशी अपनी जिम्मेदारी समझता था, इसलिए वो भी इसमें छोटा सा हिस्सा खुद अदा करना चाहता था। वो चाहता था वो करवट बदले, सीधा लेटे, अपने हस्बैंड को उसे प्यार करते हुए देखे, उनका साथ दे। अब एम्परर से उनकी 6 एनर्जी निकलने लगी, जो वांगशी को सहलाने लगी और वांगशी आगे आवाज़ें करने लगा। उसके शरीर में वो सारी 6 एनर्जी कंपन करके समाने लगी। जैसे जैसे उनकी लय बढ़ने लगी, वांगशी फिर से एक बार चरम सुख की तरफ चलने लगा। उसकी कमर अब पहले से भी ऊपर उठ चुकी थी। उसे अपने घुटनों पर खड़ा रहने के लिए उसके हस्बैंड के द्वारा मजबूर किया जा रहा था। हर झटके के साथ वो आवाज़ कर रहा था। और फिर एक पल आया जब वांगशी ने अपनी आंखें खोली। वो नीचे देखने की कोशिश करने लगा, पर जिस तरह से वो लेटा हुआ था, उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने फिर से एक बार पलकें झपकाई। अब एम्परर की 6 एनर्जी काफ़ी गाढ़ी बन चुकी थी। वो धुआं एक शक्ल ले रहा था, जिसने बिल्कुल इंसानी हाथों की तरह वांगशी के पैरों को थामा हुआ था। उसे एक जगह बांध कर रखा हुआ था, यहाँ तक कि उनमें से एक वांगशी के पृष्ठभाग पर आकर रब कर रहा था। एक और वांगशी के प्राइड पर आकर उसे इतने कसकर पकड़े हुए था कि वांगशी की चीखें निकली जा रही थी। वांगशी बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। एम्परर से दूर हटने की कोशिश कर रहा था, पर एम्परर की 6 एनर्जी ने उसे एक जगह पर थामे रखा था। वांगशी इतने ज़ोर से चिल्लाया जा रहा था कि उसकी आवाज़ उन्हें ग्रहण शुरू होने की सूचना देने वाले गॉन्ग की आवाज़ तक को फीका कर दिया था। और अगले ही पल एम्परर भी जोर से चिल्लाए और वो वांगशी के अंदर आ गए पूरी तरह से। फिर से एक बार उनका मिलन हुआ। ये उनके पहले मिलन से अलग था, जो गुफा में उसके चढ़ावे के दौरान हुआ था। वांगशी को ऐसा लगने लगा वो हवा में उड़ रहा है। साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि वो चांद की तरह ग्लो कर रहा है, पर उसके सामने एक बहुत बड़ा सूरज है, जो उसके हस्बैंड है। उन दोनों की एनर्जी वांगशी के गोल्डन कोर के बिल्कुल नीचे कहीं एक जगह मिल रही थी, जो दोनों को एक बना रही थी और उनके मेरिडियंस में बह रही थी। पर अभी भी वांगशी की सारी चेतनाओं पर उनका हावी होना कम नहीं हुआ था, ना ही एम्परर का काम रुका था। अभी भी वांगशी एम्परर के द्वारा चरम सुख के सागर में गोते पे गोते लगाया जा रहा था। उसकी हर संवेदना पर एम्परर हावी थे। अब वांगशी की ताकत ने जवाब दे दिया था। एम्परर भी अपनी घुटनों पर बैठ गए थे और वांगशी आगे गिरने ही वाला था, पर अभी एम्परर के रिसेंटमेंट ने वांगशी को संभाला, उसे हल्के से बेड पर लिटाया, उसके हाथ खोल दिए। वांगशी को लगा सब सही हो गया है।
अब सब खत्म हो गया है, पर ऐसा नहीं था। एम्परर घुटनों पर बैठे थे और उनके रिसेंटमेंट ने वांगजी को फिर से एक बार उनके सामने ला दिया था। उसे कमर से पकड़कर फिर से उनका अधूरा काम शुरू कर दिया था। वांगजी की पीठ अब दर्द करने लगी थी। इस नई स्थिति में वो और भी खुल रहा था। एम्परर का प्राइड उसके और भी अंदर जा रहा था। वांगजी अब चिल्लाने लगा था, रोने लगा था। हर बार जब भी एम्परर का प्राइड पूरी तरह से उसके अंदर जाता, वांगजी के पेट पर एक उभार आता। अब वो कमल मुद्रा में एम्परर की तरफ पीठ करके उनकी गोद में बैठा था। हल्का सा संभलने के बाद वांगजी ने अपने पेट की तरफ देखा। उसी वक्त उसे कुछ समझ आया, और जो समझ आया उस पर वांगजी को यकीन नहीं हो रहा था। उसके पीछे उसे एक और चीज़ महसूस हो रही थी। उसने और सटीक जाकर वो चीज़ ठीक से महसूस करने की कोशिश की ताकि उसे यकीन हो जाए। और जैसे ही उसे यकीन हुआ, वांगजी ने ज़ोर से आवाज़ की, जैसे वो सवाल पूछ रहा हो। तभी एम्परर ने हाँफते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो। वांगजी ने पीछे घूमकर वो चीज़ देखने की कोशिश की ताकि उसे पता चले आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। आप आपके पास एक और है? वांगजी ने पूछा। उसकी आवाज़ चढ़ी हुई थी। उसे काफ़ी देर से महसूस हो रहा था उसके पीछे कुछ तो है, पर उसे लगा वो शायद रिसेंटमेंट होगी। पर ये रिसेंटमेंट नहीं, उसके हस्बैंड का एक और प्राइड था। अब एम्परर ने साय किया और वांगजी को फिर से एक बार पीठ के बल लिटा दिया बिस्तर के दूसरी तरफ, ताकि वांगजी ने जो भी गीलापन फैलाया था उसे वांगजी को परेशानी ना हो। एम्परर ने अब हंसते हुए कहा, चिंगलोंग का वारिस होने का एक और नुकसान। एम्परर अभी भी वांगजी से अलग नहीं हुए थे। अभी भी उनका काम जारी ही था। साथ ही वांगजी के ज्ञान में भी बढ़ोतरी हो रही थी। एम्परर कह रहे थे, ज़्यादातर ड्रैगन्स के पास दो नहीं होते, तो शायद सिजुन को पता नहीं होगा, इसलिए वो तुम्हें समझा भी नहीं पाई होंगी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर कुछ बातें उनसे परे हो तो ही अच्छा है। वांगजी समझ नहीं पा रहा था इस ताज़ा खबर को कैसे बचाए। तभी एम्परर ने उसके कान में हाँफते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करने वाला। ये तो पहले से भी बड़ा है। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई तकलीफ़ हो। हम जैसे हैं, जितने हैं, अच्छे हैं, और मुझे मेरा जानर ऐसे ही पसंद है। फिर से एक बार एम्परर ज़ोर से आगे बढ़े और पीछे से वांगजी पर एक और बार हमला हुआ और बिस्तर पर वांगजी की पकड़ और मजबूत हो गई। अब वांगजी को जो नया ज्ञान मिला था, नया एहसास हुआ था और उसकी गर्माहट भी महसूस हो रही थी, तो उससे वांगजी को और तकलीफ़ होने लगी। वो फिर से कांपने लगा। एम्परर के प्राइड पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। तभी उसने अपने आप को कहते हुए पाया, आपको करना चाहिए। ऐसा लग रहा था वांगजी अपनी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खो चुका है। और एम्परर एक पल के लिए रुके। शुरुआत से लेकर अब तक पहली बार वांगजी ने फिर से आवाज़ की, जैसे वो नाराज़ हो गया हो। तभी एम्परर वांगजी को डांटते हुए बोले, जानर, ऐसी बात मत करो। वांगजी की कमर पर उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। उसके हाथों को भी फिर से एक बार रिसेंटमेंट ने पकड़ लिया। एम्परर का चेहरा जो अभी तक ग्लो कर रहा था, अचानक से उसकी चमक कम हो गई। जब वांगजी ने अगली बार आंखें खोली तो उसे एम्परर के पीछे एक बहुत बड़ा बादल दिखाई दिया, रिसेंटमेंट का। वांगजी मुश्किल से समझ पा रहा था, फिर भी वो ये सोच रहा था कि उसके हस्बैंड जितनी उनकी डार्क एनर्जी इस्तेमाल करेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। वो दोनों जितना ही करीब होंगे उतना ही उनका ड्यूअल कल्टीवेशन सक्सेसफुल होगा। वांगजी ने हामी भरी, फिर अपनी कमर उठाई और मन में कुछ ठान लिया। वांगजी बोला, अगर आप पूरी तरह से मेरे अंदर होगे तो हमारा कल्टीवेशन अच्छा होगा। जानर,
मानो एम्परर वांगशी को चेतावनी दे रहे हो। उनकी आवाज़ धीमी थी, गहरी थी। वो बड़ी ज़ोर से आगे बढ़ रहे थे, जिससे वांगशी आवाज़ कर रहा था। एम्परर ने कहा, ये इसमें नहीं आएगा। एम्परर ने अभी और ताकत लगाना शुरू किया। साथ ही वांगशी के पेट पर हाथ रखा, जहाँ पर समय समय पर उभार आ रहा था, जैसे वो वांगशी को दिखाना चाहते हो कि वो एम्परर के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। पर वांगशी ने पूरी ताकत लगाकर रिसेंटमेंट से अपने हाथ आज़ाद किए और इस बार एम्परर ने आसानी से उसे छोड़ भी दिया। खून का बहाव उंगलियों तक पहुंचकर वांगशी के हाथ को हरकत में आने के लिए एक पल लगा, पर जैसे ही उनमें जान आ गई, वांगशी के हाथ तुरंत उसके पीछे पहुंच गए। उसने अपने आप को और कमर से उठाकर खोलते हुए एम्परर के सामने रखते हुए कहा, ये यहाँ आ जाएगा। एक पल के लिए बिल्कुल शांति छाई रही। ऐसा लग रहा था एम्परर इतनी बुरी तरह से चौंक गए हैं कि उनसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। उस कमरे में बहुत ज़ोर से हवा बहने लगी, पर्दे फड़फड़ाने लगे, कुछ चीज़ें भी ज़मीन पर गिरकर टूट गई। पूरे कमरे में एक बहुत गहरा अंधेरा फैल गया और एम्परर की ची एनर्जी कांप उठी और साथ ही वांगजी भी। एम्परर फिर से उसके अंदर आ गए थे। वांगजी की ची एनर्जी उसके नब्ज़ तक पहुंच रही थी। हर कुछ कांप रहा था। इस बार एम्परर चिल्लाए और वांगजी ने सुकून से हामी भरी, उन्हें बढ़ावा दिया। उसे अच्छा लग रहा था। उसका उसके हस्बैंड पर इतनी बुरी तरह से असर हो रहा है। अगले ही पल वांगजी हवा में था और एम्परर उससे अलग हो गए थे। आश्चर्य से वांगजी की चीख निकल गई थी और जब आखिरकार वांगजी रुक गया, उसने अपने आप को ज़मीन पर पाया, अंगीठी के पास फैले रग पर। उनके पीछे उनके बिस्तर की दुरावस्था हो चुकी थी। उसके चारों कोने टूटकर बीच में आ गए थे। पर वांगजी अभी इस वक्त उस चीज़ के बारे में चिंता ही नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा ध्यान अपने पैरों पर था, जो शुरुआती अवस्था में वापस आ चुके थे। फिर से एक बार उसके कंधे के पीछे एम्परर भी अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ चुके थे, वांगजी के नाजुक भाग के पास, और सीधा वांगजी का मधुपान कर रहे थे। वांगजी ने फिर से एक बार आवाज़ निकाली। फिर से एक बार उसने लात मारने की कोशिश की। मत करो, वांगजी ने बोलने की कोशिश की। एम्परर एक तरह से खुद को ही टेस्ट कर रहे थे, पर वो वांगजी की बात थोड़े ही मानने वाले थे। वांगजी ने अपना सर पीछे किया। खिड़की से उसे लाल चांद दिख रहा था। मतलब ग्रहण कब का शुरू हो गया था, पर अभी भी उनके पास 2 पहर थे। अगले ही पल एम्परर ने अपना चेहरा वांगजी से अलग किया। उनके चेहरे पर जो सुनहरा रंग लिपा गया था, वो भी अब उस गीलेपन की वजह से छूटता हुआ दिखाई दे रहा था। पर वांगजी के पैर अभी भी पूरी तरह से खुले हुए थे। उसने फिर से लात मारकर अपने पैर बंद करने की कोशिश की। अपने हस्बैंड के पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए पूछा, आप क्या कर? तभी एम्परर ने कहा, मैं अपने हस्बैंड की इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। एम्परर स्मग कर रहे थे। उनके चेहरे का पूरा गोल्डन मेकअप अभी भी सही था, सिवाय उनके होंठों के, जो पूरी तरह से लाल दिखने लगे थे। और वांगजी इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो अभी एम्परर को किस करना चाहता था, उन्हें बहुत बुरी तरह से शक करना चाहता था। तभी एम्परर ने कहा, जानर को मेरे दोनों ब्राइड चाहिए, तो उसे दोनों मिलेंगे। बस मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी तुम्हें तैयार करने में, पर चिंता मत करो, मैं जल्दी करूँगा और हमारे पास और थोड़ा समय भी है। वांगजी ने फिर से हिलने की कोशिश की, पर एम्परर के रिसेंटमेंट ने उसे फिर से बेड पर दबा दिया। फिर से एक बार दोनों अपनी उसी स्थिति में थे। एम्परर की रिसेंटमेंट फिर से एक बार हाथों की तरह वांगजी को हर कहीं जकड़े हुए थी। एक टेंटिकल ने उसके हाथ पकड़े हुए थे, दूसरे ने उसके अगले भाग पर हमला कर
उसके पीछे चला गया था। वांगजी के पूरे बदन में जलन हो रही थी। उसने फिर से एक बार आंखें खोलकर अपने हस्बैंड की तरफ देखा। एम्परर इस बार अपने हाथों से ही वांगजी को तैयार कर रहे थे। वांगजी खालीपन की वजह से तड़प रहा था, परेशान हो रहा था, साथ ही किसी और जगह पर किसी अनजान चीज को अंदर आते हुए महसूस कर रहा था। एम्परर ने उसे शांत करते हुए कहा, आराम से, और वांगजी तुरंत उनकी बात मान गया, शांत हो गया, फिर से एक बार पूरी तरह से समर्पित हो गया, फिर से एक बार चरम सुख पर पहुंच गया। उसका पेट पूरी तरह से गीला हो चुका था, जो एम्परर ने तुरंत ही साफ कर दिया, साथ ही उसे उठाकर गोद में भी ले लिया। वांगजी बहुत बुरी तरह से थक चुका था। उसने अपना चेहरा एम्परर की गर्दन में छुपाया, पैर एम्परर की कमर पर जकड़ गए थे और वांगजी अपनी नाक एम्परर की गर्दन पर रब करते हुए धीरे धीरे हल्के हल्के उस जगह किस किए जा रहा था, बिल्कुल एम्परर की नब्ज पर, जिससे अब एम्परर भी कांप उठे थे। तैयार? एम्परर ने पूछा। उनकी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने वांगजी को कमर से अपनी पैड के ऊपर पकड़ा हुआ था। वांगजी ने बस हाँ में सिर हिलाया और खुद को पूरी तरह से अपने हस्बैंड को सौंप दिया। अब वो कुछ भी करने की हालत में नहीं था। वो अंदर से पूरी तरह से तप रहा था और बस अपने पति को पूरी तरह से अपने अंदर चाहता था। इस बार एम्परर दोनों तरफ से वांगजी के अंदर आने लगे और वांगजी रोने लगा, चिल्लाने लगा, माना कि उसे पूरी तरह से तैयार किया गया था। फिर भी ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस सब को कैसे सह पाएगा। वो इतना ज़्यादा थक जो गया है। पर जैसे ही एम्परर ने लय पकड़ी, वांगजी भी उन्हें सहायता करने की कोशिश करने लगा। फिर से एक बार उसे अपने हस्बैंड की ची एनर्जी महसूस होने लगी, पर इस बार जो एनर्जी वो महसूस कर रहा था वो कभी ख़त्म न होने वाली थी। एम्परर दोनों तरफ से बार बार वांगजी के अंदर जा रहे थे और वांगजी का लगभग पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था, कांप रहा था। दोनों बिल्कुल आमने सामने थे। वांगजी को अपने होठों पर एम्परर की सांसें महसूस हो रही थी और वांगजी अभी आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो समझ गया उसके हस्बैंड फिर से एक बार करीब है। इससे पहले कि वांगजी कुछ सोचे, वो आगे बढ़ा। उसने अपने होठ अपने हस्बैंड के होठों पर टिकाए। एम्परर चौंक गए, पर फिर उसका साथ देने लगे। दोनों के होठ बिना लेके एक दूसरे में बस घुसे जा रहे थे, बस एक होने की कोशिश कर रहे थे। एम्परर के मुंह का स्वाद नमक के जैसा था। वांगजी की कुछ देर पहले की सारी यादें ताज़ा हो गई और उसकी पकड़ और कस गई हर तरफ से, जिसके साथ ही एम्परर भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए, साथ ही वांगजी भी। और अगले ही पल एम्परर के अंदर से लावा की तरह डार्क एनर्जी फूटकर बाहर आने लगी। कुछ पल तक वो दोनों ऐसे ही बैठे रहे, गहरी सांसें लेते हुए एक दूसरे से चिपक कर। और फिर एम्परर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, लांझा, लांझा ये काम कर गया। वो गहरी सांसें लेते हुए अभी भी वांगजी को किस कर रहे थे। वांगजी ने भी अपने हस्बैंड के लिप्स को लिक करने के बाद उनका मास्क हटाने की कोशिश की। तभी एम्परर ने कहा, नहीं नहीं, श्राप अभी भी वही है, पर पहली बार मुझे सुकून महसूस हो रहा है। हजारों सालों पहले जब मैंने उस तलवार को उखाड़ा था, उसके बाद से अब कहीं जाकर मुझे चैन मिल गया है। एम्परर ने प्यार से वांगजी के नाक पर किस किया और फिर होठों पर, ताकि उसका पाउट दूर भाग जाए। वांगजी को उस गुफा में देखी हुई बातें याद आने लगी, जब वुशियान ने शू चोंगहाई की वो तलवार बाहर निकाली थी। चलो, कम से कम वांगजी अपने हस्बैंड के कुछ काम तो आया। यही सोचते हुए वो अभी भी एम्परर के नेक पर अपने नाक से रब कर रहा था। तभी एम्परर के सॉफ्ट हो चुके प्राइड वांगजी से बाहर आ गए।
आवाज़ करते हुए कंप्लेंट करने लगा। इस पर उसके हस्बैंड मुस्कुराए और वांगजी को गोद में उठा लिया। वांगजी ने अपना चेहरा अपने हस्बैंड के कंधे में छुपा लिया। तभी एम्परर ने हाथ घुमाया और वहाँ की दीवार में एक दरवाज़ा बन गया। और जब वांगजी ने पलकें झपकाकर आगे की तरफ देखा तो उसने पाया वहाँ पर एक झरना है, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बाथटब बना हुआ है पत्थरों का, जिसे सीपियों और मोतियों से सजाया गया है। एम्परर वांगजी के साथ ही उस बाथटब में उतर गए और वांगजी जलन के मारे कराहा, पर एम्परर ने उसे प्यार से सहलाते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। अब वांगजी की पीठ एम्परर के चेस्ट पर थी, उसका सर एम्परर के शोल्डर पर था। वांगजी थका हुआ था और खुश भी। एम्परर ने कहा, ये जगह नैसर्गिक गर्म पानी के झरने के पास बनी हुई है। आमतौर पर ऐसे गर्म पानी के झरने ड्रैगन्स के लिए काफ़ी अच्छा घर होते हैं। वांगजी ने जवाब में बस हाँ कहा। अगर कोई और बात होती तो इसके बारे में वो और जानना चाहता, पर अभी उसके अंदर ताकत ही नहीं बची थी। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली थी। एम्परर वांगजी को प्यार से सहला रहे थे। ऐसे में उसकी पलकें भला क्यों खुलने की कोशिश करती। वांगजी ने अपने हस्बैंड के गर्दन में सर छुपाते हुए आखिरी बार अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसके हस्बैंड के चेहरे पर जो सुनहरा रंग लगा हुआ था वह हर कहीं तो सुरक्षित था, बस होंठों के पास थोड़ा सा निकल गया था, जिससे वांगजी को एक और खबर मिली, चौंकाने वाली, क्योंकि उसके हस्बैंड के होंठों के नीचे एक तिल था। और गहरी नींद में जाने से पहले वांगजी के दिमाग में बस एक ही नाम था, विंग। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांग्स एंड बबल में खुश रहिए। थैंक यू।